सातवें और अंतिम चरण के लिए इंडी गठबंधन के नेताओं का भी धुआंधार प्रचार जारी है। कैसा रहा इंडी गठबंधन के नेताओं का प्रचार, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 1 जून को होने वाले मतदान से पहले इंडी गठबंधन समेत अन्य दल प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि किसान अपनी जमीनें बेचकर बच्चों को विदेश भेज रहे हैं ताकि बच्चे नशे की लत में ना पड़े। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने हमीरपुर में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा महंगाई और बेरोजगारी पर बात करने से बच रही है। किसान अपनी जमीन बेचकर अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं, इस डर से कि वो नशे की लत में ना पड़े और हर व्यक्ति पलायन करने को मजबूर है क्योंकि रोजगार के कोई नए साधन उपलब्ध नहीं है। मैं तो इतना जानती हूँ कि जनता थक गई है इनकी राजनीति से, जनता थक गई है ये सब बातें सुनने से। जनता चाहती है कि महंगाई पे बात हो, बेरोजगारी पे बात हो, जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उनकी बात हो। यहाँ हिमाचल में देखिए क्या क्या किया है इन्होंने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश के रुद्रपुर और वाराणसी में जनसभाओं को संबोधित किया। राहुल गांधी ने जोर देते हुए कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि यह चुनाव सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए भी जरूरी है। अग्निवीर योजना के हम खिलाफ हैं। मैं हिंदुस्तान के युवाओं को कहना चाहता हूं, अग्निवीर योजना को इंडिया सरकार फाड़ के कूड़ेदान में फेंकने वाली है। इससे सेना का, देशभक्तों का, जवानों का अपमान किया जा रहा है, इसीलिए हम इस स्कीम को रद्द करने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि न केवल सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, आरक्षण के तहत आपको हक और सम्मान मिलेगा। ये चुनाव हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव भी है। इस बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने पटना में प्रचार के दौरान 4 जून को इंडी गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है। उधर अन्य दलों के नेताओं ने भी अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में चुनाव प्रचार को धार दी। वहीं टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रदेश में रैलियां कर पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। दूसरी तरफ झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने पाकुड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए इंडी गठबंधन की जीत का दावा किया। और आइए अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसे लेकर कई लोग सोचते हैं कि आखिर ये तो हमारे देश के आम चुनाव हैं, तो पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात क्यों की जाती है। दरअसल ये वाकई सोचने की बात है कि आखिर क्यों देश की सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों को ताक पर रखकर भारत में आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान के साथ व्यापार करने, वाघा बॉर्डर खोलने जैसे बयान दे रहे हैं कांग्रेस के नेता, और क्यों इनके पक्ष में खड़े नजर आते हैं पाकिस्तान के भी नेता। ये रिपोर्ट देखिए। भाजपा अक्सर कांग्रेस पर तुष्टीकरण और पाकिस्तान प्रेम का आरोप लगाती रहती है। इन आरोपों का आधार कांग्रेस के नेताओं की वे बयान होते हैं जो पाकिस्तान के पक्ष में जाते हुए दिखाई देते हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी कांग्रेस के कई नेता पाकिस्तान से हमदर्दी जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो पाकिस्तानियों के लिए वाघा बॉर्डर खोल देंगे। उन्होंने अपने बयान का समर्थन करते हुए आगे कहा कि वे चाहते हैं कि पाकिस्तान से लोग इलाज कराने के लिए जालंधर आएं। इससे पहले कांग्रेस नेता शशि थरूर भी कह चुके हैं कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो पंजाब की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सीमा पार व्यापार को सामान्य किया जाएगा। इतना बड़ा ट्रेड नहीं था, 4200 करोड़ की ट्रेड था पाकिस्तान के साथ अमृतसर के थ्रू। कह रहे हैं कि बांग्लादेश में उससे 10 बार है, 45 करोड़ का ट्रेड आजकल चल रहा है वहाँ बांग्लादेश साइड पे। हमारी इरादा है कि ये सारे पॉलिसी रिव्यू हो जाए क्योंकि नई सरकार तो नई पॉलिसी ही बनाएगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस के पाकिस्तान प्रेम की कहलई पिछले दिनों वहां के पूर्व सूचना मंत्री चौधरी फवाद हुसैन के सोशल मीडिया पोस्ट से भी खुलती है।
फवाद चौधरी ने 1 मई को एक्स पर राहुल गांधी के एक वीडियो भाषण को राहुल ऑन फायर लिखकर रिपोस्ट किया था। राहुल गांधी के प्रति पाकिस्तान के सियासतदानों में इस हमदर्दी को देखते हुए अब भाजपा हमलावर है। कांग्रेस पार्टी बताए हिंदुओं को अपमानित करना, भारत को नीचा दिखाना और पाकिस्तान चीन के तारीफ के पुल बांधना कांग्रेस की कौन सी मजबूरी है। सवाल ये खड़ा होता है कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देती रहेगी तब तक भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देती रहेगी। राहुल गांधी तो लैके छुट्टू भैया कांग्रेसी लीडर पाकिस्तान प्रेम और उमड़ रहे हैं, छाला मार रहे हैं। और मैं हैरान है कि पाकिस्तान भी उन्होंने कई शुभ चिंतक ने ਜਿਹੜੇ रोज कांग्रेस के नेतृत्व के गठबंधन की जित दियां दुआवां मांग रहे। ये वही फवाद हुसैन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की संसद में पुलवामा हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ खुलकर स्वीकार किया था और इसे अपने देश के लिए गर्व की बात बताया था। पुलवामा हमले के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान को दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा समाप्त कर दिया था और कस्टम ड्यूटी को 5% से बढ़ाकर 200% करके पाकिस्तान से आयात को प्रतिबंध कर दिया। तब से पाकिस्तान से सामान का आयात लगभग बंद है। दरअसल इस फैसले के पीछे मोदी सरकार की बड़ी स्पष्ट सोच है। सरकार का मानना है कि आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकता है। मोदी सरकार के इस फैसले का पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर असर भी साफ नजर आया। गौरतलब है कि जहां आयात प्रतिबंधों ने पाकिस्तान को पंगु बना दिया, वहीं भारत पर बहुत कम प्रभाव पड़ा। लेकिन चुनावी माहौल में बिना आतंकवाद पर विराम लगाए पाकिस्तान के साथ व्यापार की वकालत, देश की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने अपने विवादित बयानों के लिए कई बार वो चर्चा में आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि इंडी गठबंधन जीते। फवाद चौधरी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी हैं। वो पुलवामा हमले में अपनी भूमिका को स्वीकार कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में हुए मतदान के आखिरी आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक छठे चरण में कुल मिलाकर 63.37% मतदान दर्ज किया गया। इसमें 61.95% पुरुष, 64.95% महिला और 18.67% थर्ड जेंडर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। भाजपा नेता प्रीति गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पंजाब में जी न्यूज़ और जी मीडिया के चैनलों के बंद होने पर टिप्पणी की है। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि पंजाब में प्रेस की आज़ादी पर बड़ा हमला, अरविंद केजरीवाल द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। पंजाब में जी न्यूज़ और जी मीडिया के सभी चैनल ब्लैकआउट कर दिए गए हैं। कंट्रोल फ्रीक केजरीवाल उन लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके कुकर्मों पर सवाल उठाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनाव अभियान के समापन पर 30 मई से 1 जून तक कन्याकुमारी का दौरा करेंगे। पीएम कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल का दौरा करेंगे और 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान मंडपम में उसी स्थान पर दिन रात ध्यान करेंगे जिस जगह पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। बता दें कि कन्याकुमारी वही स्थान है जहां स्वामी विवेकानंद को भारत माता के दर्शन हुए थे। कहते हैं कि जिस तरह से सारनाथ गौतम बुद्ध के जीवन में विशेष स्थान रखता है, वैसे ही ये रॉक स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी खास महत्व रखता है। स्वामी विवेकानंद देश भर में घूमने के बाद यहीं पहुंचे और 3 दिनों तक तपस्या की और विकसित भारत का सपना देखा। उसी स्थान पर ध्यान करना स्वामी जी के विकसित भारत के दृष्टिकोण को जीवन में लाने के लिए पीएम मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा देवी पार्वती भी इसी स्थान पर एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की प्रतीक्षा करती रहीं। ये भारत का सबसे दक्षिणी छोर है। इसके अलावा ये वो स्थान है जहां भारत की पूर्वी और पश्चिमी तटरेखाएं मिलती हैं। ये हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मिलन बिंदु भी है। पीएम मोदी कन्याकुमारी जाकर राष्ट्रीय एकता का संकेत दे रहे हैं। ये तमिलनाडु के प्रति प्रधानमंत्री की गहरी प्रतिबद्धता और प्रेम को भी दर्शाता है कि वो चुनाव खत्म होने के बाद भी राज्य का दौरा कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के अंत में आध्यात्मिक यात्राएं करने के लिए जाने जाते हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी 30 मई को कन्याकुमारी जाएंगे और 1 जून तक वहीं रहेंगे। 2019 में पीएम ने केदारनाथ का दौरा किया था और उससे पहले 2014 में उन्होंने शिवाजी के प्रतापगढ़ का दौरा किया था। संसद के नए भवन को 1 वर्ष पूरा हो गया है। 28 मई 2023 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भवन का लोकार्पण किया था। आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक संसद के नए भवन के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने। हर देश की विकास यात्रा में कुछ ऐसे पल आते हैं जो इतिहास में अमिट छाप छोड़ जाते हैं। 28 मई 2023 ये वो तारीख थी जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को लोकतंत्र का एक नया मंदिर मिला, यानी भारत का आत्मनिर्भर संसद भवन। आज इस खास मौके पर जब लोकतंत्र के नए मंदिर को 1 साल हो गया, स्वयं लोकसभा अध्यक्ष हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को एक नया लोकतंत्र का मंदिर मिला। प्रधानमंत्री जी का जो विजन था उसके अकॉर्डिंग इस मंदिर को सजाया गया और इस पूरी प्रक्रिया में आप स्वयं साक्षी रहे। संसद के नए भवन बनने पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनका विजनरी नेतृत्व था कि उनके नेतृत्व में ये 2 साल 7 महीने के अंदर आत्मनिर्भर संसद भवन बना। हमारे देश की जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं का मंदिर बना और इसके बनने में इतने कम समय के अंदर, जब कोविड का समय भी था, 10 दिसंबर 2020 को इसका शिलान्यास हुआ। 28 मई आज के दिन ही 1 वर्ष पहले इसका लोकार्पण हुआ। पवित्र सेंगोल की हमने स्थापना की और इसी के साथ साथ इस नए संसद भवन के अंदर भी महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित हुए जो अपने आप में ऐतिहासिक है। आज लाखों लोगों ने इस नए संसद भवन को देखा है। हमारे P20 के समय देश के अलग अलग देशों के स्पीकर ने देखा है। हमारे यहाँ सेना, न्यायपालिका, किसान, मजदूर, कला, संस्कृति के क्षेत्र के लोगों ने संसद भवन गया और सब लोग इस संसद भवन की प्रशंसा करते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के आधार पर आज संसद भवन को सजाया गया हो। संसद भवन के अंदर सभी राज्यों का योगदान रहा, सभी राज्यों की जो वहाँ की कलाकृतियों का योगदान रहा, सभी राज्यों की संस्कृति की झलक यहाँ पर नज़र आती है, देश की आध्यात्मिक संस्कृति की झलक नज़र आती है और विशेष रूप से भारत का लोकतंत्र की विरासत की यात्रा। भारत का लोकतंत्र आज़ादी के बाद का लोकतंत्र नहीं है। भारत का लोकतंत्र बहुत पुराना है। हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारे कार्यप्रणाली, हमारे कार्य व्यवहार, हमारी जीवन शैली के अंदर लोकतंत्र है। इसकी झलक भी यहाँ नजर आती है। लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर, पीठासीन अधिकारी के तौर पर सुशोभित करते हैं तो लोगों ने देखा है आपके कार्यशैली को और सत्ता पक्ष क्या विपक्ष के लोग भी आपके कायल हैं। मैंने कोशिश की और बेहतर परंपराएं प्रपाटी लागू और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि अच्छी परंपराएं परपाटियों के साथ नए संसद भवन के अंदर हमने कोशिश की है कि नए संसद भवन में संसद की गरिमा बनी रहे, प्रतिष्ठा बनी रहे, लोगों का विश्वास भरोसा संसद के प्रति और बढ़े। यहाँ पर ज़्यादा देर तक डिबेट हो, चर्चा हो, सभी माननीय संसद सदस्यों को पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिले और मैंने कोशिश की कि सभी संसद सदस्यों को, चाहे किसी भी दल का हो, संसद के अंदर पर्याप्त अवसर दिया, पर्याप्त समय दिया और हर विषय पर, हर विधेयक पर लंबी डिबेट चर्चा की, आवंटित समय से ज़्यादा चर्चा की, ताकि सब अपने अपने दलों की विचारधाराओं के आधार पर देश के हित में अपना दृष्टिकोण रख सके। अगर ओवरऑल भवन की बात करें अंदर से तो डिजाइन अलग है, थीम अलग है, इसी तरह राज्यसभा की थीम अलग है। सर कितना अद्भुत प्लेटफॉर्म पे इसको तैयार किया कि थीम भी अलग अलग है। आप जब लोकसभा की थीम देखेंगे तो हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर है। जब राज्यसभा की देखेंगे तो हमारे कमल के फूल पर है और इस थीम के साथ साथ
सभी लोकसभा राज्यसभा के दोनों भवनों के अंदर नई टेक्नोलॉजी का भी उपयोग है, विरासत का भी है। नई टेक्नोलॉजी में हमने पेपरलेस हो, आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग नए संसद सदस्य करें, ताकि जब चर्चा करें, डिबेट करें, तो उनको पुरानी चर्चा डिबेट को भी एक प्लेटफॉर्म पर देख सकें। ये एक ऐसा संगम है जहाँ विरासत भी है, जहाँ वर्तमान भी है, जहाँ आधुनिकता भी है, जो नए संसद भवन में आपको देखने मिली। और इसलिए जो नए संसद भवन को देखने आता है वो यहाँ सब कुछ देखता है। तो ये थे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, जिन्होंने आज विभिन्न मुद्दों पे कुछ खास बातें की। जिनेवा में आयोजित 77वें विश्व स्वास्थ्य महासभा में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने यूनाइटेड किंगडम के स्वास्थ्य मंत्री एंड्रयू के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई, साथ ही चिकित्सा मूल्य की सुविधाओं के लिए डिजिटल पोर्टल बनाने पर चल रहे काम पर भी प्रकाश डाला गया। भारत ने यूरोपीय संघ और ब्रिटेन को कवर करने वाली कई नियामक प्रणालियों को पूरा करने में भारतीय फार्मा उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। बढ़ते तापमान और तेज धूप से पूरे उत्तर भारत में लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। पारा 45 डिग्री को पार कर चुका है। बढ़ते तापमान और हीट वेव पर जानकारी के लिए डीडी न्यूज ने खास बात की आईएमडी के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार से। लू क्या है, हीट वेव क्या है और इससे हमें कब राहत मिलेगी, आइए जानते हैं। सर, लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन, पारा 40 डिग्री 45 डिग्री के पार है, इसका कारण बताइए और इससे राहत कब मिलेगी लोगों को? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी अपर लेवल में जैसे 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की बात करें, एक एंटी साइक्लोनिक फ्लो बन जाता है, मीन हाई प्रेशर जोन बन जाता है, तो स्काई क्लियर हो जाता है, सनरेज सीधी आती हैं, वो कारण होते हैं कि हीट वेव आने का। वही बना हुआ था। फिर इसके लिए हम काफ़ी दिनों से नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रेड अलर्ट दे रहे थे। जनरली हमारा जो हीट वेव का क्राइटेरिया 2 टाइप का होता है। एक तो ये है कि हम देखते हैं कि अगर 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गए हैं तो उसका नॉर्मल से डिपार्चर कितना ज़्यादा है। अगर 4.5 से ज़्यादा हो तो हम हीट वेव बोलते हैं, 6.5 से ज़्यादा हो तो सीवियर हीट वेव बोलते हैं। दूसरा क्राइटेरिया हमारा थ्रेशोल्ड बेस्ड होता है। अगर टेम्परेचर 45 डिग्री पहुँच जाते हैं तो भी हीट वेव बोलते हैं, अगर 47 पहुँचते हैं तो हम सीवियर हीट वेव बोलते हैं। और जनरली ये क्राइटेरिया मई मंथ में सेटिस्फाई होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नॉर्मल मई के ही होते हैं। वही क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है और इसके प्रभाव से यही ये 2 दिन रहेगा। इसके बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का एक इफेक्ट रहेगा, उसके कारण प्लेन्स पे हल्का फुल्का कहीं रेनफॉल हो सकता है। जून के महीने की अगर बात करें तो क्या जून के महीने में पूरी तरीके से राहत मिल पाएगी, खासकर से उत्तरी भारत के लोगों को? देखिए, हमारा जनरली हम 5 से 7 दिन का फोरकास्ट देते हैं, फिर एक्सटेंडेड आउटलुक देते हैं, लेकिन जनरली जो मैक्सिमम टेम्परेचर्स हैं मई महीने में होते हैं, लेकिन इस टाइप का इंटेंसिटी होने का कम अनुमान है। तो ये थे आईएमडी साइंटिस्ट डॉक्टर नरेश कुमार, जिन्होंने हमें बताया कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक तो हमें गर्मी झेलनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद कुछ राहत की उम्मीद है। कैमरा पर्सन विश्व बंधु के साथ सिद्धार्थ भारद्वाज, डीडी न्यूज़, न्यू दिल्ली। भूस्खलन के बाद चक्रवात रेमल से आइजोल जिले में 28 लोगों की मृत्यु हो गई है। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा राहत कोष के लिए 15 करोड़ रुपए की घोषणा की है। मिजोरम सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग की जानकारी के अनुसार मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की गई है। दिल्ली के विवेक विहार में एक ऐसा भयानक हादसा हुआ जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। जी हां, विवेक विहार के बेबी केयर अस्पताल में शनिवार रात को जब आग लगी, उस समय अस्पताल में बच्चों का इलाज चल रहा था। इस हादसे में 7 बच्चों की मौत हो गई है। मौत की संख्या और बढ़ सकती थी अगर कुछ लोग देवदूत बनकर ना आते और जान की बाजी लगाकर बच्चों को ना बचाया होता। मानवता की मिसाल हैं पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर बच्चों को आग के भीतर से बाहर निकाला। क्या रहा उस दिन का मंजर और कैसे बचा पाए पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी बच्चों की जान, इस पर हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने बात की पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी से। विवेक विहार के एक हॉस्पिटल में हुई भीषण आग के बाद कुछ बच्चों की मौत सामने आई। किस तरह का मंजर रहा, ऐसे में कुछ बच्चों को बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई
पद्मश्री जितेंद्र सिंह संटी साहब ने। सर, किस तरह से घटना ये आप देखते हैं? देखिए, मुझे 10:39 पे लगभग फ़ोन आना शुरू हो गए थे कि विवेक विहार में विस्फोट हो गया है। आवाज़ यहाँ तक भी आई थी हमारे यहाँ। हमने सोचा कोई लोग शायद सेलिब्रेशन कर रहे हैं इलेक्शन की कुछ है, लेकिन जब 4 विस्फोट लगातार हुए और हम लोग अपनी 3 एम्बुलेंस लेके भागे वहाँ पे, मैं था, मेरा बेटा ज्योतजीत था, तो वहाँ का बड़ा अजीब मंजर था कि पूरा आग का एक बॉन्डर सा था फ्रंट साइड पे, और साइड की भी दोनों बिल्डिंगों में आग लग चुकी थी, फायर ब्रिगेड आ चुकी थी। अब मैंने सोचा अंदर कहाँ से जाए, अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। फिर मैंने पूछा किसी से बच्चे कितने हैं, तो कहने लगे जी 12 बच्चे हैं इसके अंदर। फिर हम घूम के पीछे गली से गए C81 के पास से, और हमने जाके देखा फर्स्ट फ्लोर पे शीशे लगे हुए हैं, दरवाज़ा नहीं था पीछे कोई। सीढ़ियाँ मंगाई गई, 2 शीशे तोड़े गए, अंदर घुसे, मैं घुसा, मेरे ड्राइवर घुसे। फिर हमने वहाँ से एक एक बच्चा उठाना शुरू किया। पहले 4 बच्चे भेज दिए हॉस्पिटल, फिर 4 भेजे हमने। फिर सब ने कहा जी अब कोई बच्चा नहीं है, लेकिन मैंने मेरा दिल नहीं माना। मैंने मुंह पे कपड़ा बांधा, क्योंकि बहुत ज़्यादा धुआं था वहाँ पे। 2 बार तो ऐसा लग रहा था मैं बेहोश हो जाऊँगा। मैंने एक तौलिया गीला किया, उसको मुंह पे बांधा नाक पे, और मैं छलांग मार के अंदर चला गया। और आखिर वाले कमरे में बेड में 4 बच्चे और थे। फिर वो चारों ले गए, यानी 12 बच्चे हम लेके गए। लेकिन वहाँ जाके पता लगा कि झुलसने की वजह से 6 बच्चे तो तत्काल मृत्यु कर गए हैं। उस 6 में से एक 8 बजे ही मर गया था, यानी एक नेचुरल डेथ मरा था, 5 जलने से मरे। अब जो 6 थे उसमें 5 तो नॉर्मल थे, थोड़े वो जले हुए थे, एक ICU में था, वो भी आज सुबह डेथ कर गया। तो 5 बच्चे बच गए हैं। अब इसमें 2 बातें निकल के आती हैं। फायर ब्रिगेड ने अपना रोल किया, हमने अपना रोल किया, शहीद भगत सिंह सेवा दल तो करता ही रहता है ये काम, लेकिन ये हुआ क्यों? ये बातें 2 शुरू होती हैं इसमें। नंबर 1 कि वहाँ हॉस्पिटल के बाहर एक सेठ ऑक्सीजन वाला है, कोई दिलशाद गार्डन का, रेगुलर रोज़ 2-3 ट्रक ऑक्सीजन वहाँ आती थी। बड़े सिलेंडर से छोटे में कन्वर्ट होते थे, फिर वो सेल किए जाते थे। लोग समझते थे शायद इनका हॉस्पिटल है, यहाँ लगती होगी ये ऑक्सीजन, लेकिन ऐसा नहीं था। वो कमर्शियल काम हो रहा था। मैं बता दूं आपको कि जो घर में खाना बनाने वाली गैस का सिलेंडर होता है, उसके अंदर 3 किलो पावर का गैस होता है, लेकिन इसके अंदर 150 किलो का था। 150 किलो, यानी ये इसने RDX का काम किया एक तरीके से। और जब ये फटा है पहला ही सिलेंडर, तो पहला हॉस्पिटल में गया है जिधर उसका मुंह था, उसने हॉस्पिटल में ब्लास्ट कर दिया। उसका कई जगह से मैंने देखा है लेंटर भी गिर गया। दूसरा सिलेंडर ITI कॉलेज में गया, तीसरा गया अंडर ब्रिज की तरफ, चौथा गया B ब्लॉक मार्केट की तरफ, छत फाड़ के उस वैन की, जो वैन खड़ी थी। कुल मिला के ये हादसा लापरवाही की निशानी है। ये थे जितेंद्र सिंह संटी साहब, पद्मश्री हैं, जो हमेशा अपनी पहचान रखते हैं मानवता के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए। और शनिवार रात भी इन्होंने करीब 6 बच्चों की जान बचाई, अपनी की जान की परवाह ना करते हुए। कैमरामैन राधे कृष्ण तिवारी और आनंद कश्यप के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले से संबंधित मामले में CBI ने 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। चार्जशीट में शाहजहां शेख और उसके भाई समेत कुल 7 आरोपियों के नाम हैं। CBI ने शेख के खिलाफ बशीरहाट विशेष अदालत में ये चार्जशीट दाखिल की है। 5 जनवरी को पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में शेख के घर पर छापेमारी करने गई थी। उस वक्त पर ED की टीम पर हमला हुआ था। अब तक की जांच के अनुसार CBI ने आरोपियों के खिलाफ IPC की विभिन्न धाराओं और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में आरोप पत्र दायर किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश पूनम ए बांबा ने पटियाला हाउस कोर्ट के इतिहास पर एक कॉफी टेबल बुक लिखी। जस्टिस बांबा के द्वारा लिखी गई किताब पटियाला हाउस पैलेस टू सीट ऑफ जस्टिस का अनावरण दिल्ली में हुआ। इस किताब के अनावरण के मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, जस्टिस चावला, दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन, श्रीमती रेणु कौल वर्मा मौजूद रहीं। ये कॉफ़ी टेबल बुक पटियाला हाउस की समृद्ध विरासत और वास्तुकला की भव्यता को दर्शाती है। लुटियंस दिल्ली के मध्य में स्थित होने के बावजूद इसकी सुंदरता अदालतों के कामकाज की हलचल में खो गई। इस किताब के अनावरण के मौके पर पटियाला हाउस पर बनी शॉर्ट वीडियो फिल्म भी दिखाई गई। 181 पेजों की इस पुस्तक में लेखक जस्टिस बांबा द्वारा लिखे गए लेखों की उपराज्यपाल ने सराहना की। It is interesting to know that even High Court of Delhi was housed in Patiala House for about a decade before the district courts were shifted here. I am amazed
at the in-depth work done by Justice Bamaji in presenting the architectural features of this palatial building. The book brings out interesting facts about the Patiala House. The bit about the district judge's chamber being a ballroom that could even be rolled back to create a swimming pool tells one of the opulence of yore. इतनी ब्यूटीफुल वो कोर्ट है, कॉम्प्लेक्स, people don't see. So that is what I wanted them to see it through my eyes and read its history or the story through the ink spread on the pages of this coffee table book. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।